आज हम लोग बात करने वाले हैं TRE, बीपीएससी TRE 3.0 जो क्वेश्चन पूछा गया था, कब एग्जाम हुआ था 22/7/2024 को। इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में तो आपको पढ़ना है, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। तो 1.0 2.0 ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। 3.0 की बात करते हैं क्योंकि जल्दी आपका 4.0 भी आएगा, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग टू पढ़िए, क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व करके चलिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहला कह रहा है 1 माइक्रोमीटर और 1 फेम्टोमीटर, 1 माइक्रोमीटर और 1 फेम्टोमीटर का रेशियो पूछा जाए। इससे आसान क्या पूछेगा, इतना तुमको लगता है बोर्ड वाले को भी नहीं, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो लोग ये नहीं बनाए होंगे तो महान होंगे। चलिए तो सिंपल सा माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर बाई क्या कह रहा है 1 फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आपको इस टेबल को याद करना चाहिए। डेसी सेंटी मिली माइक्रो 10 पे पावर -6, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10 पे पावर -6, अब मीटर का मीटर। और हो गया फेम्टो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, नैनो 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। तो फेम्टो का मतलब होता है 1 × कितना लिख सकते हैं 10 पे पावर -15 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 10 पे पावर -6 इंटू 10 पे पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो +15, और ये हो जाएगा मीटर से मीटर साफ। तो सिंपल से इसको लिख सकते हैं अपन 10 टू द पावर कितना 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9। इससे आसान क्या पूछा होगा, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में ना लगभग 70 to 80% क्वेश्चन इजी ही रहते हैं, और बाकी कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छे रहते हैं, लेकिन बाकी सब इजी ही रहते हैं। तो प्रॉपर आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, जैसे ये अभी जस्ट जिसको हमने यूज किया, यदि आपके पास नहीं है तो इसको यहां से पूरा नोट करके रखना है और इसको याद रखना है, सबका सिंबल के साथ याद रखना है। जैसे ये हो गया डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो, और यहाँ से डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, तो सबका याद रखेंगे तो अच्छी बात है। आपको यही दोबारा पूछेगा ही तो आपको काम देगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ए पर्सन वेट 60 kg, मतलब मास आपको देके रखा है 60 kg, कह सकते हैं 60 kg वजन वाले एक पिंड का वेग कितना होना चाहिए ताकि उसकी गतिज ऊर्जा 270 जूल हो जाए। काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कितना हो जाना चाहिए, सो दैट काइनेटिक एनर्जी बिकम 270 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है 12 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी आपको दे के रखा है, मास दे के रखा है, और वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्या दे के रखा है, थोड़ा सा मास दे के रखा है 60 kg, और काइनेटिक एनर्जी आपको दे के रखा है, गतिज ऊर्जा दे के रखा है 270 जूल। तो लगा दीजिए 270 इज इक्वल्स टू 1/2, मास कितना 60, 60 इंटू 60 इंटू v²। अब चलिए आ जाते हैं इस लड्डू से, इस लड्डू को साफ कर दिए, ये जाएगा इधर 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू v²। इसको काटते हैं, 2 से कट गया, ये कट गया कितना 9, 2 से 2 साफ, तो 9 इज इक्वल्स टू v²। तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे √9, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड ही क्यों, सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों नहीं, क्योंकि ये जो दिया है जूल में दिया है एसआई सिस्टम में, केजी एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में ही ना आंसर अपना आएगा। अदरवाइज आपको चाहते हैं तो जूल का पूरा यूनिट लिख दीजिए, क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। वर्क और जूल, वर्क एनर्जी का सेम यूनिट होता है। ओके, तो इतनी सी कहानी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 मीटर पर सेकेंड, एकदम इजी सी कहानी। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, डायमेंशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट इज, लोच के आयाम स्थिरांक का आयाम स्थिरांक है लोच का। सिंपल सा, स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। और इलास्टिक कांस्टेंट या लिख सकते हैं सिंपल सा स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इलास्टिक कांस्टेंट, समटाइम इसको y से भी लिखते हैं, बहुत जगह ग्रेजुएशन वगैरह में e से भी लिखते हैं, इनटू स्ट्रेन। तो यहां से हमको पता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इलास्टिक कांस्टेंट। स्ट्रेस का क्या होता है डायमेंशन, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। चलिए और थोड़ा सा डिटेल में ही लिख देते हैं, फार्मूला वगैरह याद रखना है और कुछ नहीं है।
इसका क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, और सिंपल सा स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि वो रेशियो होता है, तो सिंपल सा 1, ये हो गया स्ट्रेन। अब यदि हम बात करें स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, और बल का क्या होता है, डायमेंशन इतना तो नॉर्मल सबको याद रहता है, ML_T-2, और एरिया का हो जाता है L2, तो यहां से क्या हो जाएगा ML-1T-2। ये क्वेश्चन है, पता है ये सबको तो एकदम हम कहते हैं कि इजीएस्ट क्वेश्चन में रख लेना चाहिए, ML-1T-2, तो थर्ड का क्या हो जाएगा B, एकदम इजी सा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस फॉर फ्लूइड हु, मतलब किसके लिए, किस द्रव्य के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान कम होगा। तो रेनॉल्ड्स संख्या का फॉर्मूला याद रखेंगे तो सब कुछ बता सकते हैं। रेनॉल्ड्स संख्या क्या होता है, इनर्शिया फोर्स, इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, इसका फॉर्मूला की यदि बात करें रो वी डी डिवाइडेड बाय न्यू, तो इसको कह सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। अब यहां से सबसे पहले बोल रहा है कि वेग कम होने पर रेनॉल्ड्स नंबर क्या कम होगा। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, तो वेग यदि कम होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, सही बात है, सही है। डेंसिटी इज लेस, यदि डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन है रेनॉल्ड्स नंबर का, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रेनॉल्ड्स नंबर के साथ। डेंसिटी यदि कम होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर भी कम होगा, तो ये भी सही है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज हाई, अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कौन सा है, ये वाला, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, ठीक है। यदि ये हाई होगा तो ये ऑटोमेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये यदि हाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है उच्च होने पे ये भी सही, तो ये तीनों सही है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, ए बी सी, तीनों तीनों क्या है, सिंपल सा लिख सकते हैं, ए भी सही है, बी भी सही और सी भी सही है, तीनों तीनों सही है। साथ में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, कि लेमिनार फ्लो के लिए कह सकते हैं इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, रेनॉल्ड्स नंबर कम होता है, डेंसिटी कम होता है और वेलोसिटी भी कम होता है, तो ऐसे फ्लूइड को क्या कहता है, ऐसे फ्लो को कहते हैं लेमिनार फ्लो। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें जैसे शहद हो गया, ठीक है। उसी तरीके से टर्बुलेंट फ्लो की भी थोड़ी सी कहानी याद रखें क्योंकि पूछा जा चुका है। विस्कोसिटी इसकी क्या होती है, लो रहती है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है इसका, हाई होता है, डेंसिटी हाई होती है और वेलोसिटी हाई होती है। तो जैसे नदी में जो पानी होता है बाढ़ के टाइम में वो क्या होता है, उसको कह सकते हैं उसका फ्लो हाई रहता है, ठीक है। जबकि यदि शांत नदी चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो में, और जब नदी खूब उछल कूदल करते हुए चल रही है तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो में। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ज्ञान रखना चाहिए। तो रेनॉल्ड्स संख्या किसकी कम होती है, सिंपल सा लेमिनार फ्लो के लिए, और हाई किसके लिए होती है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए। ऐसे भी इससे भी चाहूंगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूले से तो सॉल्व कर ही सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा, मतलब एक प्रक्षेप्य क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर u गति से दागा जाता है, अच्छी बात है, दाग दो, हमको कहा जाता है। विद द हॉरिजॉन्टल के साथ u, मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ऐसा प्रोजेक्टाइल की कहानी होती है, ठीक है, u वेग के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, बहुत अच्छी बात है। जब इसकी गति की दिशा क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाती है, मतलब इट्स स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल विल बी, अल्फा कोण बनाती है तो इसकी गति क्या होगी, मतलब मान लो यहाँ पे, मानना ही तो है, हमने मान लिया कि यहां पे जब पहुंचा तो ये क्या बना रहा है, v वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो ये क्षैतिज हो गया, इसके साथ कितना बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है कि भैया ये v क्या है। देखिए जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़िएगा, प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, तो उस टाइम आपको ये एकदम क्लियरली बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, चाहे यहां रहे कहीं भी रहे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रोकने वाला बंदा ही नहीं है, तो क्यों वेलोसिटी चेंज करेगा। तो सिंपल सा यहाँ के लिए यदि हम बात करते तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज की बात करते तो ये हो जाता u cos थीटा, और इसके वर्टिकल की बात करते तो क्या हो जाता है, ये u sin थीटा, ठीक है बात। अब इसके यदि हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल इसका क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, cos अल्फा, ठीक है। तो ये तो v निकालना है ना, ओके ओके ओके, कुछ और तो थीटा u अल्फा को मानते तो इसका गति होगी। तो चलिए, तो अपने को क्या पता है कि ये जो अपना बहादुर है, ठीक है, ये बदलने वाला चीज नहीं होता है, मतलब u cos थीटा कहीं पर भी रहेगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है।
इसकी वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है ऊर्ध्वाधर जो गति होती है वो डिक्रीज करते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा होता है, इसकी वजह से वो धीरे धीरे कम होता है, अधिकतम ऊंचाई पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पता ही है ना। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि u cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सा v cos अल्फा के। क्यों होगा, क्योंकि क्षैतिज घटक नहीं बदलने वाला है। तो v बराबर लिखते हो तो क्या होता है, v बराबर सिंपल सा u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। तो u cos थीटा बाई u cos थीटा डिवाइडेड cos अल्फा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का ए। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा था एक लाइन में, सिर्फ एक पॉइंट को याद रखना था कि क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करते, क्योंकि वहां कोई रोकने वाला नहीं बंदा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा ए, फिफ्थ का आंसर ए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा जिनको, लेते रहिएगा, ठीक है, लेते जाइए। अब इसे मान लो थोड़ा और आपको डिटेल में याद रखना है, तो जैसे ये वाली कहानी मैक्सिमम हाइट की कहानी, टाइम पीरियड की कहानी या रेंज की कहानी का फॉर्मूले से क्वेश्चन आपको टीआरई या बीपीएससी दोनों में से किसी एक में तो पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको भी ध्यान में रखना है, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़िएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। तो इस कहानी का फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या रहा है, इन ए स्मॉल क्लोज रूम इफ द फैन इज कीप ऑन देन द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज, मतलब एक छोटे से बंद कमरे में अगर पंखा चालू रखा जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा। देखो पंखा क्या काम करता है, पंखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और पंखा घूमता है ना, तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या करेगा, उसके वजह से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, पंखा भी गर्म हो जाता है कुछ देर चलने के बाद। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। तो मतलब पंखा भी गर्म होता है, ऐसे प्रैक्टिकल भी छू के देखेंगे पंखा को ऐसे करके यहाँ पे, तो पंखा क्या होता है, गर्म रहता है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन कहोगे अच्छा रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर आपको ठंडा ठंडा क्यों लगता है, भैया आपको ठंडा ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि वो हवा जब आपके शरीर पर लगती है तो वो क्या होता है, वाटर जो आपके बॉडी के ऊपर है वो वेपराइज होता है, जो आपको ठंडक का एहसास दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का क्या काम होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है पंखा। तो कह सकते हैं सिंपल सा इंक्रीज करता है। तो छठा का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां कह रहा है वल्केनाइज्ड रबर इज एन एग्जांपल ऑफ, वल्कनीकृत रबर किसका उदाहरण होता है, ये होता है इलास्टोमर का एग्जांपल। इसके अंदर इलास्टोमर जब पढ़िएगा तो उसके अंदर आपको एग्जांपल मिल जाएगा। तो एकदम सिंपल सा, द मटेरियल फॉर विच, इलास्टोमर का थोड़ा डिटेल लिखें, मटेरियल फॉर विच स्ट्रेन प्रोड्यूस इज मच लार्जर देन द स्ट्रेस अप्लाइड, मतलब स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होता है रिस्पेक्ट में किसके, स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी आज कॉल्ड इलास्टोमर्स। और रबर हो गया, टायर्स हो गया, शू सोल्स हो गए, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। इतना सा याद रखिएगा, पूछा है तो। नेक्स्ट अपना क्या रहा है, परसेंटेज एरर इन 250 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज। तो परसेंटेज एरर क्वेश्चन हमको लगता है लगभग लगभग हर एक टीआरई के अंदर पूछा गया, तो ईयर को तो अच्छे से करके चलना है। तो इसको निकालने का यदि पढ़े तो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल सा परसेंटेज एरर निकालना, तो ईयर 0.5 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 निकल गया परसेंटेज एरर। इसकी यदि हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 250, 0 से 0 साफ, ठीक है, और ये हो गया 1/5। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 0.2 लिख सकते हैं, 2%। तो 0.2% तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा ई। मतलब इस वाले टॉपिक को पक्का पढ़िएगा, लगभग हर एक पेपर में 1, 2 और 3 सब में पूछे हुए हैं। तो इधर को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल। देखिए रेसिस्टिविटी जो होता है ना, दो ही चीज पे डिपेंड करता है। क्या चीज, एक तो सबसे पहली बात है टेम्परेचर पे और मटेरियल के ऊपर। यदि टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे रेसिस्टिविटी बढ़ती है, जिसके कारण रेसिस्टेंस भी बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से। किसके केस में, मेटल कंडक्टर के केस में। लेकिन सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर केस में ऐसी कहानी नहीं होती है। वहां पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है या रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, इसको ध्यान में रखना है। तो कह सकते हैं सिंपल सा देख सकते हैं, टेम्परेचर को यदि आप बढ़ा रहे हो तो रेसिस्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज करती है, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टिविटी का, रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या होता है,
टेम्परेचर कॉफिशिएंट रहता है। मेटल के लिए याद रखेंगे अल्फा पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में अल्फा निगेटिव होता है। एक बार पूछे भी हुए आपसे कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। ऑलरेडी सेमीकंडक्टर जब पढ़िएगा तो वहां पर आपको अल्फा का मिल जाएगा कि भाई अल्फा सेमीकंडक्टर केस में निगेटिव होता है। तो याद अभी सिर्फ इस क्वेश्चन ने पूछा है किसके लिए, मेटल के लिए। तो यदि आप सेमीकंडक्टर के लिए नेक्स्ट टाइम पूछ दे तो सेमीकंडक्टर केस में रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के बढ़ने से। तो यहाँ पे सिंपल सा ताप में वृद्धि के साथ धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन अर्धचालक के लिए कम होती है। तो यहाँ पे फिलहाल तो बढ़ेगी। तो 9th का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 10th कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है, कोलाइड विथ अनदर स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास m2, दे गेट embedded, the velocity of the resultant body after the collision will be। मतलब ऐसा कुछ कह रहा है, m1 द्रव्यमान का एक पिंड, मान लियो ये m1 द्रव्यमान का एक पिंड है जो v वेग से चलते हुए, मान लिया v वेग से चलते हुए m2 द्रव्यमान के दूसरे स्थिर पिंड से टकराता है। मतलब मान लो ये m2 है और इसका v कितना है, चलो इसको चूंकि हम u के टर्म में ले लेते हैं, इसको हम u बराबर दे के रखा है भी u1, और यहां कह सकते हैं इसके लिए u2 बराबर दे के रखा है, क्योंकि रुका हुआ तो रेस्ट में है। अब क्या हुआ, दोनों का क्या हो गया, टक्कर हो गया, वे अंतर्निहित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में जाके क्या हो गए, समा गए, ठीक है। और टक्कर के बाद परिणामी पिंड का वेग क्या होता है, अब समाहित हो गए दोनों एक साथ चलेगा, तो मान लिया दोनों का वेग क्या हो गया, सिंपल सा कह सकते हैं v1 v2 बराबर कितने के, v के। चूंकि यहाँ पे हमने मान के रखा है v, तो इसको चलो v डैश ले लेते हैं, ठीक है। और चूंकि अंतर्निहित हो गया, ये क्या हो गया आपका इनलास्टिक कॉलिजन की कहानी हो गई, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। तो अपन मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगा देते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल्स टू m इंटू v। तो मतलब क्या है, बिफोर कॉलिजन के लिए बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन बराबर होने चाहिए। तो बिफोर कॉलिजन मतलब मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर कितने होने चाहिए, m1 v1 प्लस m2 v2। अब u1 कितना है, v है, m1 तो m1 है, तो m1 v प्लस m2 u2 कितना है 0, तो m2 इंटू 0 बराबर m1 v1। अब यहाँ पे ये m1 है, ये m2, टक्कर के बाद दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी v है, तो कह सकते हैं सिंपल सा m1 और v डैश प्लस m2 v डैश। तो सिंपल से यहाँ से v डैश को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम v डैश बराबर लिखते तो क्या होते, इस साइड से क्या बचा, ये तो 0 हो गया, तो m1v डिवाइडेड बाई ये नीचे आ गया m1 प्लस m2। तो m1v बाई m1 प्लस m2। तो इसमें से कोई भी तो मैच कर नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस होगा ना। आंसर क्या है अपना m1v डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, क्योंकि ये इसके साथ है नीचे आएगा, तो अपना क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो आंसर क्या होगा इसका, इसमें से कुछ नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए m1v डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, E। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड, इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम विल बी। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, निर्वात में इसका वेग क्या होगा। देखो जो अपना ध्वनि होता है, ठीक है, वो क्या है, वेव 2 टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स वेव। तो जो ध्वनि होता है वो आपका निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है, इसको मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, तो माध्यम की जरूरत होती है। अब निर्वात में तो कोई माध्यम है नहीं, तो वहां पे ध्वनि तो चलेगा नहीं, तो वहां पे वेग क्या हो जाएगा, आंख बंद करके मार सकते हैं क्या चीज, लेस दैट नन, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, चल ही नहीं सकता, तो वेलोसिटी 0, ठीक है। तो इसके लिए साउंड के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अब निर्वात में कोई मीडियम है नहीं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। चलिए ऑलरेडी आपका जल्दी ही आने वाला है TRE 4.0,
तो अभी इसके क्लासेस चल रहे हैं, यदि आप लोगों से कोई भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वहाँ पे आप रेगुलर जो क्लासेस चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बैंक आपके हैं, चाहे वो उसके अंदर TRE 1 का हो, 2 का हो या 3 का हो, जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं BPSC के अंदर, ठीक है, TRE के अंदर या स्टेट के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन के साथ टॉपिक वाइज आपको वहाँ बताया जा रहा है। तो आप लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो पढ़ने में आपको टाइम भी लगेगा। तो यदि आप चाहते हैं तो जाके एक बार देखिए, पसंद आता है, कुछ वीडियो हैं खुले हुए, जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो क्लासरूम वाले हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यदि है जरूरत है तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए TRE 4.0 की कहानी चलती रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर की कार्य प्रणाली आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो क्या क्या बर्नौलीज के सिद्धांत पे, तो आंख बंद करके, तो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे आधारित होती है। तो वेंचुरीमीटर क्या करता है? आपको फ्लो रेट को मेजर करने का काम करता है, सिंपल सा है, इतनी सी कहानी। आपको वेंचुरीमीटर से रिलेटेड वहां न्यूमेरिकल भी करवाए हैं क्लास में। कह रहा है ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल्स टू, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर अवलोकन बराबर हो जाते हैं। कब बराबर हो जाते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टेट और BPSC दोनों में रेगुलर पूछे गए हैं, तो इसको भी फोकस करके चलना है। तो सिंपल सा कह रहा है, तो अपने को पता है ये वाला फॉर्मूला रिलेशन याद तो होगा ही। तो सिंपल सा किसके किसके लिए पूछ रहा है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, सेल्सियस के लिए C और फ़ारेनहाइट के लिए F होता है, तो F-32 डिवाइडेड बाई 9। और C और F के बारे में क्या बोल रहा है? सेम है, तो दोनों को मान लो हम x मान लेते हैं। तो x/5 इज इक्वल्स टू x-32 डिवाइडेड बाई 9। सॉल्व करते हैं, 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 160, ठीक है। ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 160। तो ये हो गया कितना? 4x इज इक्वल्स टू माइनस 160। तो x इक्वल्स टू कितना? माइनस 40। है क्या माइनस 40? नहीं है, तो बात खत्म है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी एबव। ऊपर लिखे किसी में से भी कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ये सब जो डब्बे में लिखा हुआ है, इस डब्बे बॉक्स वाले को तो अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि और उससे रिलेटेड पढ़ाई अपनी करते रहनी है। चलिए 14 कह रहा है इन एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। किसी किसी में दबाव और तापमान में। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये तीनों इक्वेशन आपको पता होगा, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए यही इक्वेशन है। तो P⁻1 माइनस गामा T⁻� गामा, P⁻1 माइनस गामा T⁻⁰ गामा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए। एकदम इजी सा फॉर्मूला याद है, थोड़ा सा पढ़े हैं, बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? वेट ऑफ ए मेटल इन एयर इज 210 G, ठीक है। और कह रहा है हवा में एक धातु का वजन 210 ग्राम है, ठीक है। तो यहां यदि G फॉर ग्राम ही लेते तो वेट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा M इंटू G होता है। तो यदि हम हवा के लिए, किसके लिए? हवा के लिए, तो मान लो वेट किसमें? एयर में बात करते, तो यदि आपको कह रहा है कि इतना ग्राम में दे के रखा है, इसका मतलब वो G से डिवाइड करके रखा है, आप सिंपल सा G से मल्टीप्लाई कर दोगे, M इंटू G वेट होता है। तो 210 इंटू G, ये हो गया इसका वेट। उसी तरह कह रहा है आपको कहाँ पे? उसके बाद कह रहा है वाटर में, इन वाटर इट इज 140 ग्राम, मतलब पानी में 140 ग्राम है। तो कह सकते हैं वाटर के लिए कितना है? 140, G से मल्टीप्लाई कर दिए, ग्राम किस में बदल गया? मतलब सिंपल सा न्यूटन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारा का सारा ग्राम और सेंटीमीटर में दिया, तो मतलब डाइन में बदल गया। ओके, चलिए। और दूसरा चीज, तीसरा आपको दे के रखा है पानी का घनत्व तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब डेंसिटी किसका? वाटर का दे के रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम लिखा हुआ है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिंपल सा है, अब क्या कह रहे थे कि हवा में 210 ग्राम का था, अब पानी में कितने का हो गया? 140 का। क्यों हो गया? किससे पूछ के हुआ? हमसे नहीं पूछा था भाई। तो पानी में यदि किसी चीज को डालोगे तो क्या होगा? ऊपर की तरफ एक क्या लगता है? बॉयंसी फोर्स लगता है, ठीक है।
तो बॉयंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं इसका वेट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो बॉयंसी फोर्स कितना लग रहा है, सिंपल सा कैसे, जो वेट में लॉस हुआ है, तो वेट में कितने का लॉस हुआ है, लॉस की बात करें तो कितना है 210 जी माइनस 140 जी, तो ये हो जाएगा कितना 70 जी का वेट लॉस हुआ। ठीक है, अब बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी इंटू भी होता है। तो बॉयंसी फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ बॉयंसी इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू भी इज इक्वल्स टू सिंपल सा कितना, वेट लॉस के बराबर, मतलब 70 जी, ये जी से ये जी साफ, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70 बाई रो, और 70 तो 70 है, और रो की वैल्यू कितनी दी गई है H2O के लिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1, मतलब सिंपल सा यदि वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम आ जाएगा 70 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अपने को क्या निकाल लेना, वॉल्यूम अपने को पता चल गया किसका, मेटल पीस का। अब डेंसिटी इसका निकाल, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो हवा में कितना था, ये एक्चुअल इसका वेट है, तो डेंसिटी यदि हम मेटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कितना 210, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है, v 70, तो ये से ये, तो सिंपल सा हो गया ये 3 डेंसिटी। ओके, डेंसिटी सिंपल सा लिख सकते हैं, कितना में आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके, अब अपने को स्पेसिफिक डेंसिटी पूछा है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी किसके लिए, मेटल के लिए जो भी है, और डेंसिटी किसका है, H2O का, मेटल की डेंसिटी कितनी आई है 3 और H2O कितनी है 1, तो स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, ऐसा था। तो इसमें से 3 तो किसी से भी नहीं आएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। समझे, मतलब सिंपल सा है, बॉयंसी फ्लूइड के अंदर पढ़ना था, थोड़ा सा पढ़िएगा, ये नॉर्मल है, इस सब टाइप के इजीली क्वेश्चन रहते हैं, इजी क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट न्यूक्लियर फोर्स ओनली, निम्नलिखित से कौन सा केवल परमाणु बल लगाता है, तो परमाणु बल कौन लगाता है, ओनली न्यूक्लियर फोर्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगाता है, और न्यूट्रॉन लगाता है। ठीक है, जबकि प्रोटॉन क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर दोनों फोर्स लगाता है, तो कह सकते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगाता है, ठीक है, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन नहीं लगाता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन लगाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बोट विथ रिस्पेक्ट टू लैंड इज इतना, मतलब वेलोसिटी जो दे के रखा है किसका, बोट का, वो दे के रखा है 3i + 4j। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू लैंड, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, वाटर का, लैंड के रिस्पेक्ट में कितना दे के रखा है, -3i + 4j। ठीक, देन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब बोट का वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में, यही क्या है, भूमि के संदर्भ में एक नाव का वेग इतना, तब भूमि के संदर्भ में पानी का वेग इतना है, तो पानी के संदर्भ में नाव का वेग क्या होगा, तो नाव का वेग वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको सिंपल सा निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू VV - VW। अब VV कितना 3i + 4j माइनस कितना -3i + 4, अच्छा ये माइनस में है दोनों ना, दोनों है माइनस में, तो 3i - 4j, 3i - 4j, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3i + 4j + 3i + 4j, ये हो जाएगा 6i + 8j, होगा, एकदम आसान सा था, 6i + 8j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एकदम सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी है। तो 18 the piece of ice is floating in a water in a container when the ice is completely melt in the water, height of the water will be
एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैर रहा है, जब बर्फ पानी में पूरी तरह पिघल जाएगी तो पानी की ऊंचाई क्या होगी, यही पूछा जा रहा है। देखो अब ये जो बर्फ है अपना पानी में तैर रहा है, ठीक है, तो पानी में तैर रहा है, तो ये कितने द्रव्यमान को, मतलब जैसे ये जो पानी के नीचे का हिस्सा है, ठीक है, इसका जो वेट होगा, ठीक है, जितने वॉल्यूम को इसने हटाया होगा, पानी के जितने वॉल्यूम को क्या किया होगा, विस्थापित किया होगा, वही इस पूरे आइस क्यूब का वेट होगा। जो ही ये पिघल जाएगा तो इतना ही वेट नहीं इसमें बढ़ाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं यदि ये पूरा का पूरा पिघल जाए, क्या कहते हैं, मेल्ट कर जाए, तो ये पानी के लेवल को नहीं बढ़ाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना हटा के रखा है, ठीक है, जितना इस पूरे क्यूब का वेट था इतना ही फोर्स इसके ऊपर लग रहा था, नीचे से वाटर लगा रहा था, ठीक है, ये मेल्ट कर जाएगा तो ये क्या करेगा, कुछ भी वाटर के लेवल को नहीं बढ़ाने वाला है, वेट लेवल क्या रहेगा, समान रहने वाला है। तो कह सकते हैं रिमेन सेम। चलिए, तो क्या रहते हैं, sphere of mass m and radius r is falling freely in a viscous medium, its terminal velocity is, ठीक है, द्रव्यमान m और त्रिज्या r का एक गोला एक चिपचिपे माध्यम में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, इसका टर्मिनल वेग क्या होगा। तो ये टर्मिनल वेग का फॉर्मूला क्या होता है, 2r स्क्वायर रो स्फीयर मतलब और माइनस रो मीडियम जो भी है इंटू g डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यदि हम यहां से देखें तो ये 2/9 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो किस पे पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है, तो सिंपल सा कह सकते हैं जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर इंटू डेंसिटी के, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होता है, और डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है ना ऐसा, तो ये है वॉल्यूम, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर, और किसी का भी ये अपना क्या है मास, और वॉल्यूम किसी का भी देखोगे तो r क्यूब के मतलब सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में ही आता है, तो मोटा मोटी हम लिख लेते हैं r क्यूब, ये क्यूब सी ए स्क्वायर साफ, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बाई r लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या m के सीधे अनुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, भैया सही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r के व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर r कहाँ है, नहीं है, बात खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, डी। समझे, सिंपल से ये फॉर्मूला अपने पास होता है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, प्रोपोर्शनल साइन लगा के जो जो कांस्टेंट था सबको हम हटाते चले गए। अब कहोगे ये आर क्यूब, किसी का भी वॉल्यूम ले लो, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम ले लेते हैं, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का आर क्यूब यहाँ चिपका दिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बैरोमीटर केप्ट इन ए एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मतलब एक एलिवेटर है, ठीक है, इसमें एक बैरोमीटर को रख दिए हैं, मान लिया ऐसे, ठीक है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो रीड 76 सेंटीमीटर, रीड 76 सेंटीमीटर, ठीक है। द एयर प्रेशर इन द एलिवेटर इज, एलिवेटर के अंदर एयर प्रेशर क्या होगा। तो सिंपल सा, जब कोई लिफ्ट अपवर्ड जा रहा होता है उस समय यदि हम बात करें तो नीचे की तरफ क्या लगता है mg, ठीक है, ऊपर की तरफ इसका रिएक्शन फोर्स, और ये जा ऊपर रहा मतलब फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा, तो इसको यदि हम लिखते तो क्या लिखते, सिंपल सा इसको लिखा जाता तो r माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए। याद होगा ये वाला इक्वेशन, एलिवेटर केस में पढ़ते हैं, तो यहां से r बराबर लिखते तो क्या लिखते, mg प्लस ma लिखते ना, तो r बराबर क्या लिखते हैं, mg प्लस ma। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है, रो जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि g की वैल्यू क्या हो गई, देखो नॉर्मल केस में क्या होता है m इंटू जी होता है यदि एलिवेटर रुका हुआ रहता तो, ठीक, लेकिन ऊपर जब जा रहा है तो उस समय रिएक्शन फोर्स की बात करें तो कितना आ गया, g प्लस ए, तो सिंपल सा P डैश की बात करते तो वो कितना हो जाता, रो g प्लस ए इंटू एच। तो क्या देखने को मिला, P और P डैश में कौन बड़ा है, P डैश बड़ा है, तो कह सकते हैं सिंपल सा ग्रेटर देन P। तो यहां हो जाएगा 76 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा प्रेशर का, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, बढ़ गया है इसके वजह से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 76 सेंटीमीटर से ज्यादा, 20 का आंसर हो जाएगा सी। 21 कह रहा है फॉर ए प्रोसेस इन एन एडियाबेटिक आइडियल गैस dW इक्वल्स टू 0, dQ इज लेस देन 0, देन फॉर दैट केस, एक आदर्श गैस में एक प्रतिक्रिया के लिए dW इक्वल्स टू 0, dQ इज लेस देन 0, तो उस गैस के लिए क्या हो कह सकते हैं, मतलब dW इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है,
नो वर्क डन, कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। और डी क्यू इज लेस देन जीरो का मतलब Q2 माइनस Q1 इज लेस देन जीरो, मतलब हीट ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब ये हो ना Q2 की वैल्यू कम हो गई तो सिस्टम से हीट बाहर गया है, ठीक है। तो सिस्टम से हीट बाहर जाएगा तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। तो इंटरनल एनर्जी यदि डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कह सकते हैं टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा 21 का बी। एकदम सिंपल सा वर्क डन। और क्या है, डी क्यू इज लेस देन जीरो, तो डी Q2 माइनस Q1 इज लेस देन जीरो, मतलब हीट क्या हो गया है, रिमूव हुआ है सिस्टम से। तो इसके कारण इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिसके वजह से कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए कार्नोट इंजन डज वर्क बिटवीन 10,000 केल्विन एंड 500 केल्विन। द इंजन डज 210 जूल मैकेनिकल वर्क पर साइकिल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द इंजन पर साइकिल फ्रॉम द हीट सोर्स विल बी, मतलब हीट सोर्स से कितना मतलब हीट इसको रिक्वायर्ड है। ओके कह रहा है एक कार्नोट इंजन 1000 केल्विन तथा 500 केल्विन के बीच कार्य करता है, ठीक है। इंजन प्रति चक्र 210 जूल कार्य करता है। उष्मा स्रोत से प्रति सेकंड इंजन को आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या होगी, ठीक। अपने लोगों को क्या पता है इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा। यदि इफिशियंसी के फॉर्मूला की बात करें तो W वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय कितना आपने हीट दिया है, ठीक है। और इसी को यदि टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस टी लोअर टेम्परेचर बाई टी हायर टेम्परेचर। लोअर की बात करें तो टी ये हो गया हायर और ये टी क्या होता है, लोअर, ठीक। अब यहाँ पे वर्क कितना किया 210 जूल, और क्या पूछ रहा है प्रति सेकंड इंजन को आवश्यक उष्मा की मात्रा, मतलब उष्मा कहां से ले रहा है, ये हाई टेम्परेचर से ले रहा है। तो QH का मतलब क्या, हाई टेम्परेचर जो हीट लिया जा रहा है इसको कह सकते हैं QH, और इसको क्या कह सकते हैं Q लो। और यहां से वर्क आउटपुट निकला तो यहां से लिखेंगे तो W पता है कितना है 210, QH इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी लोअर कितना है 500 केल्विन, 500 बाई 1000, ये से ये 2 टाइम से कट गया, ये 1 माइनस 1 बाई 2 मतलब सिंपल सा 1 बाई 2। तो यहां से क्या मिला 210 बाई QH इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो QH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 420 420 जूल। तो 420 जूल, लेकिन आंसर किस में दिया है आपको, कैलोरी में दिया है। अब क्या इसके हिसाब से चलते 420 तो क्या मार देते, ई मार देते। चलिए अब कैलोरी में ऑलरेडी पता ही है आपको, यदि कैलोरी में बदलना होता तो क्या करते हैं, इसको 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, 420 डिवाइडेड बाय 4.2 ये बन गया कैलोरी। अब ये हो जाएगा कितना 420 डिवाइडेड बाय 42 ये हो जाएगा 100 कैलोरी। तो थोड़ा सा कैलोरी में चूंकि आंसर दिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले QH निकाल लिए, उसके बाद क्या करेंगे इसको कैलोरी में क्या करेंगे बदल लेंगे 4.2 से डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप, ताप पंप का प्रदर्शन गुणांक, ठीक है क्या होता है। देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो ये होता है QH बाई वर्क, मतलब सिंपल सा COP की बात करें तो ये क्या हो जाता है QH डिवाइडेड बाई वर्क आउटपुट। तो QH की बात करें तो ये अपना Q है H और डिवाइडेड बाई सिंपल सा वर्क, ठीक। तो QH क्या होगा, देखो यहां से यदि हम बात करें, यहां से यदि हम बात करें तो QH की यदि हम लिखते तो क्या लिखते, ये हो जाता Q लोअर। तो QH की बात करते तो W प्लस QL इज इक्वल टू क्या होता है QH के बराबर। तो स्वाभाविक सी बात है W की जो वैल्यू होगी वो QH से क्या होगी, छोटी होगी, मतलब W बराबर लिखते तो क्या लिखते QH माइनस QL, लोअर वाला से कितना हीट गया है, तो W क्या है QH से छोटा है, तो W छोटा है और ये QH क्या है बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी ना।
तो सिंपल सा कह सकते हैं एक से बड़ा, ये तो सही बात है। अब क्या दूसरा क्या, इज लेस देन वन तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। तीसरा क्या, कैन नॉट बी इंफिनिटी। कब इंफिनिटी होने का मतलब क्या है, मतलब नीचे वाला जो बंदा है, मतलब QH बाय आप W करोगे तब तो ये इंफिनिटी बनेगा। मतलब कि ऐसा इंजन जिसमें आपको कोई वर्क नहीं करना पड़े और हीट जो है कहां से, लोअर टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर पर चला जाए, ऐसा पॉसिबल है? तभी ना इनफाइनाइट आप बना सकते हो, जब W क्या हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो क्या सकते हैं, कैन नॉट बी इंफिनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोर देन वन ऑफ द एबव। समझिए, सिंपल सा फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का आपको याद रखना है, यूज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किसी गैस का आयतन 4 गुना करने के लिए हमको वॉल्यूम 4 गुना बढ़ाना है गैस का, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है इसका ताप 4 गुना कर देना चाहिए। मतलब अपने पास फॉर्मूला गैस के लिए क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन पता है। तो क्या रहा है कि इसका ताप 4 गुना कर देंगे। यदि टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दोगे, n कांस्टेंट r कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल्स टू 4T हो जाएगा ना। इससे क्या चीज, किसको कह रहा है, आयतन। वॉल्यूम तो है ना 4 टाइम्स होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो पहला खत्म। दूसरा कह रहा है इसका दबाव 4 गुना बढ़ाना चाहिए, बनाना चाहिए। इसका दाब को यदि 4 गुना कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम रखना है। ये भी कहानी खत्म। तीसरा का इट्स टेम्परेचर शुड बी मेड 4 टाइम्स एट ए कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट, तो कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कांस्टेंट एंड कांस्टेंट आर कांस्टेंट T। अब क्या कह रहा है भैया, इसका तापमान स्थिर दबाव पर, दबाव को क्या करना है, स्थिर दबाव पर 4 गुना कर दिया जाए। अब यदि 4 टाइम्स T को करोगे तो 4 टाइम्स, यदि T करेंगे तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, V भी तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर C। कि अभी मान लो प्रेशर को क्या कह दिया है यहाँ पे, द टेम्परेचर शुड बी मेड 4 टाइम्स एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट कर लिए, जैसे V इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट, n, r सब कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट क्या रहा है, मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, मीन फ्री पाथ, गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2 n पाई d स्क्वायर। तो कह सकते हैं सिंपल सा अणु के व्यास के सीधा अनुपातिक होता है, अणु का व्यास का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है भैया, बात खत्म। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, अणु के व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख सकते हैं ये यहां से लिख सकते हैं 1/d स्क्वायर, तो सही बात है। तो फॉर्मूला याद है तो टिक मार देंगे ऐसे करके। तो 25 क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट 26, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे ये देख रहे हो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक कण एक समान गति से वृत्ताकार पाथ पर चलता है, तो इसकी गति कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये वापस उसी जगह पे आ जाएगा, तो कह सकते हैं पीरियोडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है पेंडुलम क्लॉक दैट केप्ट करेक्ट टाइम ऑन द अर्थ, मतलब पृथ्वी पर सही समय बताने वाली एक पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाते हैं, इज टेकन टू मून, इट विल रन, ये कैसे चलेगी, स्लो चलेगी, फास्ट चलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो अपने को टाइम पीरियड पेंडुलम का पता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है फॉर्मूला, T इज इक्वल्स टू 2π√L/g। तो L तो लेंथ है, तो वो तो चेंज होगा नहीं, 2π कांस्टेंट, तो यहां से हम कह सकते हैं सिंपल सा T जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा √अंडर किसके, G के, ठीक है। तो चलिए अपने को पता है G जो होता है किसके लिए, अर्थ के लिए जो होता है, मान लो इसको हम G बोलते हैं, ठीक है। तो G मून के लिए क्या होगा, सिंपल सा G/6, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। चलिए तो टाइम पीरियड की बात करें तो T किसके लिए, मून के लिए, बाई T किसके लिए, अर्थ के लिए। तो क्या है, स्क्वायर रूट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सिंपल सा √G किसका, अर्थ का, बाई √G किसके लिए, मून के लिए। तो इसको और हम लिखना चाहते हैं सीधा सीधे लिख लेते हैं √G अर्थ बाई √G मून, और इसको और लिखते तो क्या लिखते, G अर्थ के लिए कितना है G, और मून के लिए क्या होता है G/6, तो G से G साफ, तो यहां से हमको T मून बाई T अर्थ बराबर कितना मिल गया, ये ऊपर चला जाएगा √6। तो कह सकते हैं टाइम पीरियड जो होगा √6 टाइम होगा किसके,
अर्थ के। तो सोचो, अब यहां से सोच देख के क्या लगता है कि भैया √6 टाइम्स मतलब √6 गुना तेज, नहीं, यहां क्या देखना है, अब यहां पे क्या था, टाइम पीरियड क्या हो गया, मून पे गया तो बढ़ गया, ठीक है, समयांतराल क्या हो गया, बढ़ गया। समयांतराल कब बढ़ जाएगा, जैसे मान लो यहां से आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, तो आप मान लो 24 घंटे में पहुंच जाते हैं, ठीक है, यदि 48 घंटा लग जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले जो चल रहे थे उसके आधे स्पीड से जा रहे हो, तब ना आप स्लो हो गए, तब तो आप लेट से पहुंचेंगे ना। 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगा आपको फर्स्ट टाइम में, और वही 10 किलोमीटर जाने में आपको मान लो क्या बोलते हैं 5 घंटा लग गया, तो इसका मतलब क्या, आप स्लो चले हो 5 घंटे के केस में, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है मून के ऊपर, मतलब क्या आप स्लो हो गए हो, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या हो जाएगा सिंपल सा, तो यह चलेगा क्या, धीमा चलेगा, कितने गुना, √6 टाइम स्लोअर चलेगा। उम्मीद करते हैं स्लोअर की कहानी समझ में, ये नहीं सोच रहे √6 TE मतलब 6 √6 टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया, नहीं घट गया, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आप स्लो चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है, ए रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 न्यूटन, ठीक है, व्हेन इट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन द स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है। तो फोर्स F इक्वल्स टू क्या अपने को पता होता है, -kx, क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, यह x है डिस्प्लेसमेंट है, F तो फोर्स है, तो यहाँ माइनस साइन किसको दिखा रहा होता है कि डायरेक्शन को बता रहा होता है, ठीक है। तो सिंपल सा यदि हम डायरेक्शन की बात हटा दे तो F इक्वल्स टू क्या लिखते, kx, स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल्स टू क्या होता है F/x, F कितना कह रहा है, फोर्स कितना, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण पर लगने वाले परिणामी बल कितना है, 4 न्यूटन, ठीक। और जब यह दोलन के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है, मतलब मान लो जैसे ये स्प्रिंग है, क्या कहें, ये अपना इसका मान लिया दोलन का केंद्र है, इससे 10 सेंटीमीटर, चाहे तो इधर चले जाओ या इधर, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है केंद्र से, तो 10 सेंटीमीटर मतलब x बराबर 10, SNT का मतलब 10 पे पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं, ये मीटर बन गया, तो ये हो जाएगा 4, ये ऊपर चला गया तो 10 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको कितना लिख सकते हैं 4040 और न्यूटन पर मीटर, तो 4040 न्यूटन पर मीटर, 28 का आंसर, एकदम एक लाइन का, इस टाइप का आपको इससे पहले भी टीआरई में पूछे हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा ए, 29 की बात करते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव, जिसे कौन यांत्रिक तरंग है। अब रेडियो वेव क्या होता है, देखो मैकेनिकल वेव, अब नॉन मैकेनिकल वेव की बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, दोनों का लिस्ट एक छोटा सा है जिसको ध्यान में रखेंगे। तो कह सकते हैं जब मैकेनिकल वेव, जैसे साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, तो कह सकते हैं रिक्वायर्ड ए मीडियम, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जैसे लाइट वेव हो गया आपका, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से कौन यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग सबसे पहले रेडियो वेव की बात करते हुए किस में है, रेडियो वेव की बात करते किस में है, नॉन मैकेनिकल में नहीं है भैया। माइक्रोवेव भी नॉन मैकेनिकल में आता है, कहीं पे लिखा है, ठीक है। लाइट वेव भी नॉन मैकेनिकल में आता है, तो कह सकते हैं सिंपल सा इसमें से कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 29 का ई, ठीक है। 30, तो मैकेनिकल वेव ट्रांसफर, मैकेनिकल वेव क्या ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, एक लाइन में 30 का क्या हो जाएगा ए। 31, इन ए स्टेशनरी वेव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स एंड एंटी नोड्स, एक स्थिर तरंग में दो क्रमिक नोड्स और एंटी नोड के बीच की दूरी, लगातार नोड्स और एंटी नोड के बीच, थोड़ा सा अच्छे समझते हैं इसको, ये होता है क्या चीज, नोड्स है, ठीक है। और एक पूरा का पूरा यदि वेव की बात करें तो यहां से वेव स्टार्ट हुआ यहां तक गया है, ठीक है, तो यहां से यहां तक के वेव को कह सकते हैं सिंपल से, जहां से खुद को रिपीट करे, ये इसका कहलाता है वेवलेंथ, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। तो यदि हम बात करें किसकी, दो नोड्स के बीच की दूरी की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी, दो नोड्स के बीच की दूरी है, ये कितना हो जाएगा λ/2, ठीक है, होगा। और इसको कहते हैं एंटी नोड, लिखिए ना, ये वाला जो बंदा है इसको कहते हैं एंटी नोड, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक स्थिर तरंग में दो क्रमिक नोड और एंटी नोड, मतलब दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच में, तो दो नोड्स के बीच में कितना का डिस्टेंस λ/2, तो ये क्या है इसके हाफ में, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल था λ/2, तो ये कितना होगा λ/4 होगा, तो कह सकते हैं। तो थोड़ा सा इस फिगर को अच्छे से समझ के रखना है,
कि यदि पूछता दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस तो कितना आ जाता, लेमडा बाई 2, और दो एंटी नोड्स के बीच का भी डिस्टेंस पूछता तो भी कितना होता, लेमडा बाई 2, वेवलेंथ अपॉन 2। इतनी सी कहानी। तो यहां लिख के भी दिए हैं तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। 32 कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इन्फिनिटी थिन प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो एक समान सतह आवेश घनत्व सिग्मा धारित अनंत पतली समतल शीट से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का पतली शीट के लिए जो अपना होता है, थिन शीट के लिए वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि मोटी शीट के लिए होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना याद रखना है, ऑलरेडी डेरिवेशन भी है और छोटा सा डेरिवेशन है। तो क्या कह रहा है भैया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर के प्रोपोर्शनल है, सिग्मा के अंदर आर होता नहीं, चार्ज अपॉन एरिया होता है, नहीं है भैया। इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर उसमें है ही नहीं फॉर्मूले में, तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या स्वतंत्र है, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 32 का सिंपल सा बी। नेक्स्ट 33 नो करंट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी व्हेन कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर इफ दे हैव सेम, किसी प्रवाहकीय तार से जुड़ने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनमें समान होगा। क्या समान होगा, देखिए आवेश का प्रवाह क्या होता है, आवेश मतलब धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, वही करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो कह सकते हैं यदि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात करें तो वो करंट के डायरेक्शन में मोशन करता है। ठीक है, तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, कौन, पॉजिटिव। जबकि निगेटिव चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, चलता तो एक्चुअल यही है, वो क्या है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के लिए। यदि करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या, दोनों का पोटेंशियल क्या हो, चार्ज का फ्लो नहीं होगा, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कह सकते हैं क्या होना चाहिए, दोनों का समान क्या रहेगा, पोटेंशियल समान होगा, इतनी सी कहानी। तो याद रखिएगा आगे से कि धन आवेश का प्रवाह जो होता है उच्च से निम्न की ओर, जबकि ऋण आवेश का प्रवाह जो होता है या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है, तो इतनी सी कहानी है। चलिए नेक्स्ट कह रहे थे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज। अब जैसे लॉन्ग स्ट्रेट कोई वायर है, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन निकालने का क्या होता है, फ्लेमिंग का सिंपल सा कह सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल को यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो अंगूठे के डायरेक्शन में क्या, मतलब करंट के डायरेक्शन अंगूठा पकड़ेंगे, फिंगर जैसे कर्ल करेगा वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो करंट कैरिंग वायर के अराउंड सर्कुलर, ठीक है, क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है, इस साइड से बाहर आएगा तो इस साइड कह सकते हैं डॉट, और इस साइड कह सकते हैं सिंपल सा, इस साइड क्या हो जाएगा क्रॉस, ऐसा। तो इस साइड क्रॉस इनटू द प्लेन, इस साइड डॉट अवे फ्रॉम द प्लेन, तो सर्कुलर बनेगा। तो कह रहा है पहला धारा की दिशा में भैया नहीं होता है, रेडियल रूप से बाहर की ओर, रेडियल रूप से बाहर की तरफ, थोड़ा ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, फिर से हम यहाँ पर बना देते हैं, जैसे ये हो गया अंदर की तरफ, ये हो गया बाहर की तरफ, बाहर की तरफ वाले को डॉट कहते हैं, अंदर की तरफ वाले को क्रॉस कहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, रेडियल रूप से अंदर की ओर, यहाँ तो अंदर की तरफ है लेकिन यहाँ बाहर की तरफ है, ये भी नहीं चलेगा। तो सिंपल सा कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट 35 द परमिएबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इज, अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता। देखो ऐसे दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, सिंपल सा म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, एकदम क्लियरली बुक में लिखा हुआ है। तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, तो म्यू आर बोले तो सिंपल सा क्या है, म्यू बाई म्यू नॉट इज ग्रेटर देन 1, इसलिए म्यू इज ग्रेटर देन 1, सॉरी म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। क्या लिख सकते हैं, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो कह सकते हैं ये निर्वात के लिए हो गया, क्या चीज, निर्वात के लिए परमिएबिलिटी, और ये किसी माध्यम के लिए हो गया, ये कह सकते हैं सिंपल सा मीडियम के लिए। तो निर्वात की तुलना में थोड़ा कम, नहीं भैया निर्वात की तुलना में ज्यादा ही रहता है, निर्वात की तुलना में थोड़ा अधिक, तो ठीक है, तो कह सकते हैं निर्वात की तुलना में स्लाइटली ज्यादा रहता है। और क्या निर्वात की तुलना में कहीं अधिक की बात होती तो इसकी बात होती, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के केस में कहीं अधिक, डबल एरो का साइन लगा हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, 35 का बी। 36 कह रहा है इफ ए चार्ज पार्टिकल क्यू इंटर ए पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और इसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ इन करेगा, ठीक है, विद द वेलोसिटी v, देन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स पूछ रहा है, तो कह रहा है यदि कोई आवेशित कण q चुंबकीय क्षेत्र v के समानांतर v वेग से प्रवेश करता है तो आवेशित कण पर चुंबकीय बल होगा। चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का QVB sin थीटा। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q V क्रॉस B लिखेंगे। ओके, अब V क्रॉस B का ही एंगल जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है? ये है V और B के बीच का एंगल। अब V और B के बीच का दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो Q V B साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितना? 1 नहीं 0, तो साइन 0 0, तो सिंपल सा Q V B इंटू 0 मतलब 0, तो F मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो 0, वही दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता? 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो उस समय Q V B हो जाता। क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपसे पूछे तो क्या दे भैया कि दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उस टाइम में क्या होगा? तो उस टाइम में थीटा की वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 90। यदि ये कहता है भैया दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, ठीक है, एंटी पैरेलल है, तो क्या होता है? उस समय 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? सिंपल सा 0 होता है, तो वापस से 0 हो जाता। समझते हैं भावनाओं को? चलिए, तो 36 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? सॉफ्ट आयन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज इट्स, विद्युत चुंबक के निर्माण में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है क्योंकि, देखिए विद्युत चुंबक के लिए आपको नरम लोहे का यूज करते हैं क्योंकि अपने को विद्युत चुंबक का मतलब क्या होता है कि ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसको जो ही करंट दीजिए तो वो चुंबक बन जाए, और जो ही करंट हटा लो तो चुंबकत्व तो क्या हो जाए? उसका खत्म हो जाए, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए। तो उसके लिए जो हिस्टेरिसिस, ये जो कर्व दिख रहा है इसको हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं। इस कर्व का एरिया कम होना चाहिए, तो मतलब सबसे पहले स्मॉल हिस्टेरिसिस लूप होनी चाहिए। तो सिंपल सा अब कुछ प्रॉपर्टीज के साथ इसको याद रखेंगे। ये लूप छोटा है मतलब क्या है? एरिया कम, तो ये बी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट दोनों बहुत ही कम होगा, तो कह सकते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस इज लार्ज। नहीं भैया, कम होना चाहिए। रिटेंटिविटी इज हाई, तो लो होना चाहिए, तो ये भी नहीं। और कॉर्सिव फोर्स इज हाई, तो कॉर्सिव फोर्स क्या होना चाहिए? ये भी लो होना चाहिए, तो ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई, ठीक है। तो इसका एरिया, यदि आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना होता तो ये सब चीजें चल जाती, और इसका एरिया क्या होता? उस समय बड़ा होता। अभी मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए पूछा है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है परमानेंट मैग्नेट के लिए पूछ दे, अस्थायी चुंबक के लिए पूछ दे, तो दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल स्टेडी करंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। जब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा तो अच्छे से यहाँ पे डायरेक्शन को क्लियर कर पाओगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लगा के। ओके, तो यहां पे यदि दोनों वायर में यदि सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा तो वायर क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ध्यान में रखना है छोटा मोटा में। और यदि दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, तो वायर क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। एक दूसरी कहानी। तो कह सकते दो लंबे सीधे समांतर कंडक्टर एक ही दिशा में समान स्थिर धाराएं प्रवाहित करता है तो वह क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा, सही बात है, रिपेल नहीं करेगा, ना तो एक दूसरे का आकर्षण और प्रतिकर्षण, ऐसा नहीं है। सिंपल सा, यदि सेम डायरेक्शन, जैसे फिगर में देख रहे हो दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित। जबकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लिख भी दिए हैं। 39, विच इज इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फैक्टर ई बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सही बात है। देखोगे ई का ऊपर की तरफ डायरेक्शन है और बी का मैग्नेटिक फील्ड का उसके परपेंडिकुलर, तो ये तो सही बात है। तो गलत कह रहा है ना, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फैक्टर ई एंड बी आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में ही रहते हैं। गौर से देखोगे ग्राफ को, मतलब ग्राफ तो नहीं है, चलता फिरता है, तो दोनों सेम फेज में रहते हैं। कह सकते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स, ये भी सही बात है। तो कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन कथन गलत है? तो कथन कोई गलत नहीं, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ई। तो 39 का अपना क्या हो जाएगा आंसर? ई, क्योंकि ए बी सी तीनों सही कथन है। आंसर आपसे पूछ रहा है कथन गलत है, इनकरेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट 39, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जब आप पढ़ेंगे
तो सरफेस के चार्ज कंडक्टर की यदि बात करें तो इस पे हमेशा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के ऊपर। मान लो सरफेस कुछ भी ऐसा डिजाइन का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, यहां से निकलेगा तो इसके परपेंडिकुलर, यहां से निकलेगा इसके परपेंडिकुलर, यहां से निकालोगे इसके परपेंडिकुलर, यहां से निकालोगे इसके परपेंडिकुलर। तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सतह के सीधी क्या था, डायरेक्टली नॉर्मली डायरेक्टेड नॉर्मली टू द सरफेस, सतह पर सीधी खड़ी निर्देशित होती है। सही बात है, टेंजेंशियली नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा वाला कहानी कुछ नहीं होता है ऐसा वाला, ठीक है। जीरो नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा ए। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। एकदम इजी वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 12th का पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा इजीली। तो 40 का हो जाएगा ए। 41 फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज, द ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। मतलब इसमें आप करंट दोगे, ये मान लो अपना क्या है, प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राथमिक कुंडली। आपने क्या किया, इसमें करंट दिया, तो इसके बाजू में जो दूसरा कॉइल होता है उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है, ये कहानी हो जाती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है, अन्योन्य प्रेरण के कारण होता है, तो कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या पारस्परिक प्रेरण, सिंपल सा एकदम। ये सब तो ट्रांसफार्मर के अंदर है, एसी के अंदर पढ़ना है। तो 41 का क्या हो जाएगा, सी। 42 व्हेन स्पीड ऑफ डीसी मोटर इंक्रीजेज करंट फ्लोइंग थ्रू दी आर्मेचर, जब डीसी मोटर की गति बढ़ती है तो आर्मेचर से विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह क्या होता है, तो आर्मेचर के लिए करंट जो होता है वो क्या होता है, V माइनस ईबी बाई आर ए। तो आज आर्मेचर का पढ़ेंगे तो यहां से देखा जाए तो ईबी जो होता है, बैक ईएमएफ जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्पीड के, ठीक है। तो ईबी क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्पीड के। तो स्पीड यदि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गति को बढ़ाया गया है, तो ईबी यदि एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ईबी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या है कि इसमें से आई आर्मेचर करंट की बात करें तो V माइनस ईबी यदि क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, तो इसमें से ज्यादा घट जाएगा, मतलब V में से ज्यादा घटेगा, मतलब ऊपर वाला बंदा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, होगी। तो कह सकते हैं द आर्मेचर में विद्युत प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों भैया, क्योंकि बैक ईएमएफ जो अपना है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैक ईएमएफ के बढ़ने के कारण क्या होगा, आपका आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इतना सा याद रखना है। चलिए, तो कह सकते हैं 42 का ए। 43 द ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर इज, ऑप्टिकल फाइबर में कोर के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है कि प्रकाश की किरण का किसी सघन माध्यम से, मतलब कह सकते हैं सघन विरल, मतलब डेंस मीडियम से रेडर मीडियम में जाना चाहिए होता है, ठीक है, डेंसर से रेडर मीडियम में जाएगा तो प्रकाश क्या होती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये रेडर मीडियम है, मतलब इसका अपवर्तनांक ज्यादा है डेंसर का और रेडर मीडियम का कम है। तो कोर का जो क्या होना चाहिए, अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की किरण देखोगे ऐसे जा रही है, ऐसे आई, ऐसे जा रही है, ऐसे आई, मतलब जो ही से गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, वापस उसी माध्यम में आ गया। तो कह सकते हैं तो कोर के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, क्लैडिंग से के बराबर। क्लैडिंग बोले तो जैसे ये अपना कोर है, ठीक है, जिसमें प्रकाश की किरण या जो सिग्नल चलता है, और इसके बाहर का जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, क्लैडिंग है, ठीक है। तो इसका प्रकाश की किरण किसमें चल रही है, सघन माध्यम में, और ये क्या है, क्लैडिंग को क्या होना चाहिए, मान लो इसको हम μ1 बोलते हैं, इसको μ2 बोलते हैं, तो μ2 को ग्रेटर होना चाहिए किससे, μ1 से। तो यदि ये अपना μ2 है, ये अपना क्या है, μ1 है, ये क्या है, μ2 है, तो μ2 को क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए μ1 से। तो कोर का जो अपवर्तनांक होगा उसको ज्यादा होना पड़ेगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो कह सकते हैं लेस देन दैट क्लैडिंग, नहीं, इक्वल नहीं, हायर देन दैट ऑफ क्लैडिंग। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का सी। थोड़ा सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक दो और एग्जांपल पढ़ लीजिएगा तो ठीक है। तो सिंपल सा ये अपना ऑप्टिकल फाइबर की कहानी है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव जीरो एवरेज वैल्यू इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका औसत मान शून्य नहीं होता है। तो शून्य जो नहीं होता वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और मैग्नेटिक एनर्जी का मान शून्य नहीं होता है, बाकी इसका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का औसत मान क्या हो जाता है,
शून्य हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, मोर देन 1। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, क्या रहा? मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंट फंडामेंटल लॉ। मैक्सवेल के समीकरण किसके मौलिक नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं? किसका करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के लिए। तो कह सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 45 का डी। नेक्स्ट, a DC voltage of 10 volt is applied to a RC series circuit in which R is 50 ohm and C is 200 microfarad. The time constant of the circuit. 10 वोल्ट का एक डीसी वोल्टेज आरसी श्रृंखला पर लगाया गया, ठीक है। इसमें R बराबर 50 ओम और C बराबर 2000 माइक्रोफेराड है। सर्किट का समय स्थिरांक बराबर क्या होता है? RC। तो टाउ इक्वल्स टू सिंपल सा RC। R की वैल्यू कितने दिया है? 50 ओम और C की वैल्यू कितना दिया है? 2000 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो सिंपल सा फैराड नहीं लिखते हैं, सीधा सीधी माइक्रो लेकिन रखेंगे क्योंकि माइक्रो की वैल्यू अपने को पुट करना है। तो इंटू 1 2 3 इंटू 10 पे पावर -6। अब इसकी बात की जाए तो हो जाएगा 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 5 इंटू 10 पे पावर -6 और ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड। 46 का आंसर ए। फॉर्मूला याद है, फटाक से वैल्यू पुट करना है, फटाक से निकालना है। तो 46 का हो जाएगा ए। 47, in AC voltage V equals to Vm sin omega t is applied to an inductor of inductive reactance XL, the current I in the inductor will be। एक AC वोल्टेज V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t को XL प्रेरक प्रक्रिया में एक प्रेरक पर लगाया जाता है। प्रेरक में विद्युत प्रवाह I होगा। देखिए, यदि आपको याद होगा, AC पढ़े होंगे तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन पता होगा, ठीक है। इंडक्टर के लिए ओमेगा t माइनस पाई/2 होता है और कैपेसिटर के लिए ओमेगा t प्लस पाई/2 होता है, ठीक। तो इंडक्टर के लिए हम लिखते तो सिंपल सा क्या लिखते? सबसे पहले V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R। तो I बराबर लिखते तो क्या लिखते? V/R। और यहाँ V की वैल्यू कितनी है? किधर गया? Vm। तो Vm और R की क्या दे के रखा है? XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो XL। तो यहां से यदि सिंपल सा हम लिखते तो क्या लिखते? I नॉट ही के टर्म में लिखेंगे ना। किसमें लिखा है? चलो नहीं लिखा है। तो सिंपल सा इक्वेशन क्या होता है? I का I होता है सिंपल सा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 और I नॉट के जगह पे क्या लिखेंगे? सिंपल सा Vm/XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। ये हो जाएगा सिंपल सा Vm/XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। ये अब ये कहोगे कहाँ से आया है? तो AC जाकर पढ़िएगा, उसमें इंडक्टर के केस में आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। और कैपेसिटर के केस में ओमेगा टी प्लस पाई/2 मिलेगा और किसके लिए? रेसिस्टेंस के केस में सिंपल सा I नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा। इतना सब वहाँ डिराइव करके काफी डिटेल में बताया जाता है, जितना आपको नहीं चाहिए था, लेकिन कम से कम इतना आपको ध्यान में रखना है इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रेसिस्टेंस के लिए। तो ये तो सिर्फ हमने लिखा है किसके लिए? इंडक्टर के लिए लिखा है। तो 47 का हो जाएगा सी। 48 क्या रहा है? इन एन LRC सर्किट द डिस्चार्ज विल बी ऑसिलेटरी इफ LRC सर्किट में डिस्चार्ज ऑसिलेटरी होगा। तो इसमें 3 केस बनता है। पहला नो ऑसिलेशन, ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग केस में, और दूसरा ओवर डैम्पिंग केस में। ऑसिलेटरी में अंडर डैम्पिंग केस में आता है और इस केस के लिए हो जाता है R² इज लेस देन 4L/C। तो तीनों को ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा? R² इज लेस देन 4L/C। इतना सा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में जाके देखना है। तो कह सकते हैं 48 का C। 49 कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कैन बी जनरेटेड बाय, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो देखिए, मैग्नेट के बीच में कॉइल को घुमा दो या कॉइल को घुमा दो मैग्नेट की कांस्टेंट रख के, तो दोनों केस में आपको सिंपल सा है, जो जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं एक स्थिर कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने पर पॉसिबल है। किसी कुंडली को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने, कुंडली घुमाओ या चुंबक घुमाओ, बात एक ही है। तो कह सकते हैं सिंपल सा 49 का क्या हो जाएगा? आंसर डी। और ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 50, ए पैरेलल LC सर्किट वर्क्स एज ए रिजेक्टर फॉर ए फ्रीक्वेंसी FR देन FR इक्वल्स टू।
मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी समानांतर एलसी सर्किट के एक आवृत्ति एफ आर के लिए रिजेक्टर के रूप में काम करता है। एफ आर रिजेक्टर की बात करें तो सिंपल सा रिजेक्टर सर्किट के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, एफ आर इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। तो ये सब थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला है, याद रखना है। तो 50 का ए। 51 द फॉर्म फैक्टर इन एन एसी सर्किट इज, फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है, फॉर्म फैक्टर होता है वी आर एम एस बाई वी एवरेज। तो वी आर एम एस, तो द रेशियो ऑफ आर एम एस टू एवरेज वैल्यू, बात खत्म। 51 का ए, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए। तो देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का जाके अपना 10th वाला जो बुक है उसमें ज्यादा अच्छे से डिटेल में दिए हुए 10th के बुक में, तो वहां जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो इमेज डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा फोकस और पोल के बीच में रहेगा या मैक्सिमम फोकस पे जाएगा, जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसको वहां से जाके पढ़ लेना है। तो सबसे पहले कह रहा है इमेज डिस्टेंस इज लेस और इक्वल फोकल लेंथ, सही बात है, या तो कम होगा फोकल लेंथ से, यहां से यहां तक को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो सिंपल सा ये सही है। इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर फोकल लेंथ, वो कभी नहीं होने वाला है। तीसरा इमेज इज इमेजनरी, सही बात है, इमेज क्या होता है, इमेजनरी होता है, थोड़ा सा डिटेल भी लिखे हैं, और सीधा रहेगा, इमेजनरी होगा, छोटा बनेगा, ठीक है, और यही सब। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा 52 का डी। नेक्स्ट कह रहा है इफ v1 v2 आर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रिस्पेक्टिवली, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब ये कह रहा है μ2 बाई μ1 बराबर क्या। यदि v1 और v2 क्रमशः माध्यम 1 और माध्यम 2 के में प्रकाश का वेग है, तो माध्यम 1 के संबंध में माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा। अपने को पता है म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू सिंपल सा हो जाता है c बाई भी, c प्रकाश का वेग और v क्या माध्यम में वेग, ठीक। अब यदि हम बात करें तो c तो कांस्टेंट है, तो म्यू जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, v के। तो यहां से यदि हम लिखते तो μ2 लिखते तो क्या लिखते, v1 और v2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये भी। तो यहां से सिंपल से एक लाइन में क्या होता है μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू v1 बाई v2। इससे आसान क्या पूछेगा, ये तो बिहार बोर्ड के 10th वाले को भी पूछ लेता है। तो आप लोग से भी है कि ये सब इतना इजी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के जो अपना 12th का रहता है ना क्वेश्चन पेपर, उसका भी जाके आप लोग कम से कम ऑब्जेक्टिव बनाइए, ठीक है, क्योंकि उससे मतलब उस लेवल का भी क्वेश्चन आपको पूछे हुए है बीपीएससी। तो जाके क्वेश्चन बैंक का मतलब बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है उसका कम से कम ऑब्जेक्टिव बनाइए, हिंदी इंग्लिश दोनों डुअल लैंग्वेज में है, तो जाके जरूर ऑब्जेक्टिव देखिए। उससे हम मान के चलते हैं कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो आराम से उधर से इधर शिफ्ट हो जाता है। 53 का ए। 54 क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर, प्रावर्तन के नियम सत्य है, पहला प्लेन मिरर के लिए तो यूनिवर्सल सत्य है। कर्व रिफ्लेक्टिव सरफेस, यदि कोई कर्व सरफेस जैसे यहां दिख रहा है इसके लिए भी सही है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट थोड़ा देर पहले समझाए थे, उसमें क्या होता है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाता है, तो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इसी को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो कह सकते हैं कुल आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो भी कहिए। तो 54 का डी भी सही है, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो चलिए 54 के बाद 55 क्या रहा है इफ ए प्रिज्म इज अरेंज इन ए पोजीशन फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल। मिनिमम डेविएशन के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि जो ये जो प्रिज्म के अंदर लाइट जब जाता है, यदि मिनिमम डेविएशन की बात जब होगी तो ये आधार के बेस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। और उस केस में जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है वो एंगल ऑफ इमरजेंस ई के बराबर होता है। तो ये सब चीजें आई इक्वल्स टू ई और R1 is equals to R2. The light ray path inside the prism is parallel to the base of the prism. मतलब ये बेस है इसके समानांतर हो जाता है, तो कह सकते हैं क्या चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ इमरजेंस, नहीं भैया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इमरजेंस, नहीं। ये दोनों बराबर होते हैं, सही। तो 55 का क्या हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। फिगर को अच्छे से समझ कर रखना है। तो 55 के बाद आते हैं 56 पर, कह रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव
फ्रिंज इज, यंग के डबल स्लिट प्रयोग में दो क्रमिक फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो क्रमिक फ्रिंजों के बीच की दूरी यदि देखोगे तो हमेशा क्या होता है, समान रहता है, तो कह सकते हैं इक्वल होता है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना होगा। ओके 56 का सी। 57 इन पोलराइजेशन ऑफ लाइट विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट चेंज, प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश की कौन सा गुण बदलता है। देखिए ध्रुवीकरण का मतलब होता है जैसे एक एक्सिस से पास होने देगा, दूसरा इस ब्लू वाले को क्या कर दिया, ये पोलराइजर क्या कर दिया, साफ कर दिया। आप कहोगे पोलराइजर क्या होता है, पोलराइजर आप लोग पर डे हर दिन हम अभी भी यूज कर रहे हो, यदि आप हमें देख पा रहे हो तो आप पोलराइजर यूज कर रहे हो। अब सोचो कैसे, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग पर डे यूज करते हैं पोलराइजर, तो वो क्या करता है कि जैसे एक जो इस साइड से जो वर्टिकल है उसको आने देगा, दूसरे साइड वाले को क्या कर देगा, नहीं आने देगा। तो जैसा वेव आ रहा था वर्टिकल वेव को आने दिया और हॉरिजॉन्टल वेव को नहीं आने दिया, मतलब इसके वजह से सिर्फ प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन बाकी कुछ भी इसका आवृत्ति नहीं बदलने वाली है, इसका वेवलेंथ नहीं बदलेगा, इसका फेज नहीं बदलेगा। तो मतलब क्या होगा, जो बदलने वाला है वो क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ई। जो बदलता है वो कौन सा होता है, इंटेंसिटी होती है। नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम दी ब्रूस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन इट कैन बी सेड दैट दी पोलराइजेशन एंगल डिपेंड अपॉन, पोलराइजेशन एंगल किस पर निर्भर करता है, ब्रूस्टर के ध्रुवीकरण के नियम से यह कहा जा सकता है कि ध्रुवीकरण कोण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो सिंपल सा ध्रुवीकरण कोण क्या होता है, क्या μ2/μ1, मतलब अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ठीक है। अब म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन भी होता है। तो भी इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल सा एन इंटू लेमडा, ठीक है। तो भी किस पर निर्भर करता है, वेग किस पर निर्भर करता है, सिंपल सा कह सकते हैं वेवलेंथ पर निर्भर करता है। तो यहां से कह सकते हैं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है और दूसरा अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1 फ्रॉम दी एबव। इससे पहले वेवलेंथ भी इक्वल्स टू एन लेमडा ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है। तो दोनों चीज पर निर्भर करता है, तो आंसर इसका के लिए क्या हो जाएगा, मोर देन 1। तो 58 का क्या हो जाएगा, डी। 59 ह्यूमन बॉडी एट इट्स नॉर्मल टेम्परेचर, मानव शरीर अपने सामान्य तापमान पर, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि आप वेवलेंथ निकालेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है 9350 नैनोमीटर। और ये आ जाता है किसके, नैनोमीटर केस में बोला जाए तो ये किस में आ जाएगा, 1 मिलीमीटर। तो ये आ जाएगा आपको इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ठीक है। तो कह सकते हैं रेडिएट्स मोस्ट स्ट्रांगली इन द विजुअल पार्ट, विजुअल पार्ट के अंदर नहीं आता, विजुअल पार्ट कितना 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक रहता है। रेडिएट मोस्ट स्ट्रांगली इन द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, तो सिंपल सा कह सकते हैं किसके अंदर आता है, अपना इंफ्रारेड पार्ट के अंदर, कह सकते हैं अवरक्त भाग के अंदर। तो थोड़े से डाटा को याद रखेंगे, वेवलेंथ 37 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग टू। तो 59 का क्या हो जाएगा, बी। 60 वर्क फंक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है सबसे पहले कौन सा मेटल है, दूसरा सरफेस प्रॉपर्टीज के ऊपर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर, और डिपेंड नहीं करता है इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब कितनी कौन सा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, और टेम्परेचर के ऊपर। तो कह सकते हैं सिंपल सा धातु का वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी होता है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो धातु के निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, धातु के प्रकार मतलब टाइप ऑफ मेटल, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। टाइप ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मेटल, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1। ए और बी इसमें क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो 60 का हो जाएगा डी। 61 का कह रहा है मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी f इज गिवन बाय, आवृत्ति f के लिए एक फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग क्या होता है, p इक्वल्स टू h बाई वेवलेंथ। और हम लोग क्या जानते हैं, c इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, अभी इक्वल जस्ट लिखे थे c इक्वल्स टू n लेमडा, अभी याद होगा, या v इक्वल्स टू n लेमडा। तो यहाँ से सिंपल सा क्या हो जाएगा, लेमडा यहाँ पे किसके टर्म में पूछ रहा है, सिंपल सा c के टर्म में, तो लिख सकते हैं वेवलेंथ के जगह पे लिख सकते हैं c बाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेवलेंथ। तो यहाँ रखते h बाई c बाई फ्रीक्वेंसी, तो सिंपल सा h फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई c, सिर्फ फार्मूला बेस्ड कह सकते हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन। तो 61 का क्या हो जाएगा, a। नेक्स्ट कह रहा है बोर्ड्स मॉडल कैन बी अप्लाइड टू, बोर्ड का मॉडल
लागू किया जाता है। किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है, मतलब जिसके पास कह सकते हैं आउटर मोस्ट, मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन देखा है ना, ये अपना क्या न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए ठीक है, सही बात है, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम आयन के लिए, तो हीलियम आयन का मतलब He प्लस का मतलब क्या, उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए भी सही होगा। ऑल आयंस विथ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो उसके पास। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यदि आ जाए या एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उसके पास यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, तो ऐसा तो होना नहीं है, तो सिंपल सा कह सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, 62 का डी। 63 क्या रहा है, इन ए हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ सेकंड बोर्स ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर्स रेडियस ए नॉट इज गिवन बाय, एक हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे बोर की कक्षा की त्रिज्या बोर त्रिज्या के संबंध में, तो सिंपल सा आर एन के लिए होता है सिंपल सा एन स्क्वायर आर नॉट का फॉर्मूला, सेकेंड के लिए मतलब 2 का स्क्वायर आर नॉट मतलब 4 आर नॉट, इतू सा सेकेंड के लिए, तो क्या हो जाएगा 4 ए नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर नॉट की जगह पे कितना दिया है, ए नॉट दिया है, तो इतू से कहानी को करना है। ठीक है, 64 प्लूटोनियम, प्लूटोनियम क्या होता है, प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ठीक है, इसको यदि आप तोड़ोगे तो यूरेनियम 92 और हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंपल सा कह सकते हैं स्टेबल तो होता नहीं है, ये कहानी खत्म, हाईली रेडियो एक्टिव है, सही बात है, और विखंडन हो जाता है किसमें, प्लूटोनियम 94 किसमें, यूरेनियम 92 में टूट जाता है, तो कह सकते हैं विखंडनीय है, तो आंसर क्या हो जाएगा 64 का डी। एकदम थोड़ा सा कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियाई है, 12th का चैप्टर है, उसमें पढ़ लेंगे आप। ठीक, तो हो जाएगा 64 का डी। 65 कंप्लीट द न्यूक्लियर प्रोसेस, C6 टूटा है किसमें, B5 और बीटा प्लस के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखोगे, यदि बीटा प्लस डीके होता है तो वहां पे जो इमिट होगा वो न्यूट्रिनो इमिट होता है, लेकिन वही बीटा माइनस डीके होगा तो एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है, ये दोनों टर्म को याद रखेंगे। तो यहाँ बीटा प्लस इमिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो, बीटा प्लस डीके हो रहा है, तो न्यूट्रिनो को इमिट होना चाहिए, तो न्यूट्रिनो है ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटी न्यूट्रिनो है, लेकिन न्यूट्रिनो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। 65 का 66 विच एलिमेंट कैन बी यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के, एक पी टाइप एक एन टाइप। पी टाइप का मतलब होता है जिसके आउटर मोस्ट में कितने हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको जब आप ऐड करते हो किसी सेमीकंडक्टर में तो उसको पी टाइप कहते हैं, और किसी सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर को में यदि आप ऐसे एलिमेंट को ऐड करते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको एन टाइप कहते हैं, ये पता ही है आपको। तो यहाँ पे पी टाइप की बात हो रही, तो मतलब जो एलिमेंट दिए क्या इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि होंगे तो ठीक है, नहीं है तो बात खत्म। तो जैसे फास्फोरस, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखा जाए कितने हैं, 2 + 3 5, मतलब ये एन टाइप बनाएगा। इसमें देखा जाए 2 और 3 5, इसमें भी 5, ये भी एन टाइप बनाएगा, और इसका 4s2 4p3, मतलब इसमें भी कितने हैं 5, तो ये भी क्या बनाएगा एन टाइप, तो तीनों गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। क्यों, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर पढ़िएगा, पी टाइप और एन टाइप दोनों को पढ़ना है। ठीक है, तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यदि जाके किसी सेमीकंडक्टर से मिलेगा तो वो बनाएगा पी टाइप, और 5 वाले क्या बनाएंगे एन टाइप, तो ये तीनों क्या बनाता है एन टाइप बनाता है। तो ये सब टाइप के इजी क्वेश्चंस आपको बोर्ड के 12th बोर्ड का जो एग्जाम है बीपीएस बिहार बोर्ड वाला, उसके अंदर मिल जाएंगे, तो उसको बार बार कह रहे हैं कि उसको भी जाके एक बार देखिए, ऑब्जेक्टिव को देखिए। ठीक है, 67 द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया में, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है रेक्टिफायर, जिसे हम लोग यूज करते हैं किसी इन्वर्टर में, उसका काम क्या होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे ये एसी इनपुट है, उसको आउटपुट में क्या निकालेगा, डीसी को निकालेगा, तो कह सकते हैं सिंपल सा एसी वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू डीसी वोल्टेज, सही बात है। दूसरा डीसी वोल्टेज को नहीं करता है, एसी वोल्टेज इज एम्पलीफाइड नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सिंपल सा ए, 67 का क्या हो जाएगा ए। अब कह रहा है इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, समान बेस एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच कला अंतर, मतलब फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट का सेम होता है, तो इनपुट
फेज किसके बराबर होता है? आउटपुट फेज के। तो सिंपल सा फेज डिफरेंस की बात करते हैं, मान लो इसको हम फाई इन कहते और इसको फाई आउट कहते, दोनों चूंकि सेम है तो क्या सकते हैं सिंपल सा फेज डिफरेंस इक्वल्स टू फाई आउट माइनस फाई इन, चूंकि बराबर है तो सिंपल सा क्या होता है, ये 0 हो जाता। इतनी सी कहानी को, तो आंसर क्या हो जाएगा 68 का सी। चलिए 69, इन ए कॉमन इमिटेड ट्रांसमीटर एम्पलीफायर करंट गेन ऑफ द ट्रांसमीटर इज 100। करंट गेन मतलब सिंपल सा बीटा आपको देख के रखा है 100। ओके, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई आपको देख के रखा 1 किलो ओम, ठीक है, एंड लोड रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, मतलब आर एल आपको देख के रखा है, या आउटपुट कह लो 10 किलो ओम, ठीक है। व्हाट विल बी द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर? वोल्टेज गेन आपसे पूछ रहा है। एक समान उत्सर्जक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि 100 है, इनपुट प्रतिरोध आर आई 1 किलो ओम और लोड प्रतिरोध 10 किलो ओम है, एम्पलीफायर की वोल्टेज लब्धि क्या होगी? तो सिंपल सा फॉर्मूला जो अपने पास होता है, ए भी इज इक्वल्स टू बीटा सिंपल सा बाई आर आई, बीटा 100 इंटू आर आई आउट 10 किलो ओम डिवाइडेड बाई किलो ओम, किलो ओम से ओम साफ, तो क्या हो जाएगा 1000 एक लाइन में, तो क्या आ जाएगा पी। मतलब ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 69 का क्या हो जाएगा बी। से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है ए नॉर गेट हैज टू इनपुट ए एंड बी। एक नॉर गेट है जिसका इनपुट क्या है, ए और बी है, ठीक है। इट्स आउटपुट वाई, जैसे ये अपना नॉर गेट है, इसका ए और बी क्या इनपुट है, वाई इसका आउटपुट है, ठीक है। कैन बी गिवन एज, तो नॉर गेट के लिए क्या होता है ए प्लस बी का डैश, तो सिंपल सा ये तो आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया कि भैया इसके अलावा क्या कोई सही हो सकता है, तो दूसरा आपको देख के रखा है ए बार डॉट बी बार। अब यदि हम इनपुट तो अपना ए और बी ही है, ठीक है, तो ए बार मतलब ए बार यदि बोला जाए तो ये 0 का क्या होगा 1, और बी बार बोले तो ये, तो क्या हो जाएगा 0 का 1। तो आउटपुट में क्या मिला अपना, देखो आउटपुट में यहां पर भी इनपुट ए बी था तो 1 मिला था। यदि ए बार और बी बार अपना आ रहा है कहानी में, तो ए बार बी बार का डॉट, तो यहां पर भी आउटपुट में क्या मिला 1, तो यहां पर भी आउटपुट सेम मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये वाला भी डी मॉर्गन का थ्योरम के हिसाब से ये भी आपका सही है, y इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार के लिए। तो सिंपल सा ए क्या था इनपुट में, ए बार हो जाएगा 1, बी बार हो जाएगा 1, आउटपुट आपको सेम मिला, सारा से कुछ सेम मिल रहा है, तो कह सकते हैं यहाँ पे इसको भी ये फॉलो करता है, y इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी और सी दोनों सही होगा, आंसर हो जाएगा 70 का सी, मोर देन 1 ऑफ दी एबव, ठीक है। अब आगे आपको ये ट्रुथ टेबल देकर रखा है, सत्यता सारणी सारे के लिए, ओ आर एंड नॉर नैंड और नॉट के लिए, तो सारा का सारा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपको रेगुलर पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है इन ए लॉजिक गेट व्हेन ऑल द इनपुट आर 1 द आउटपुट इज 0। सारे के सारे किसमें आपका इनपुट क्या हो, लॉजिक गेट में जब सभी इनपुट क्या हो 1 हो, ठीक है, और आउटपुट क्या हो जाए 0 हो जाए, तो किस में होता है ऐसी कहानी, तो देख लेते हैं। देखो सारे के सारे इनपुट क्या है 1 है और आउटपुट 0 है, 1 इनपुट है लेकिन आउटपुट 0 नहीं है, ये कहानी खत्म। 1 इनपुट है आउटपुट 0 नहीं है, कहानी खत्म। तो ये हो गया कहानी में नॉर गेट, दूसरा नैंड गेट और तीसरा नॉट। तो नॉर नैंड और नॉट, नॉर नैंड गेट तो हो जाएगा, ठीक है। और गेट होता है क्या, और गेट नहीं होता है, ठीक है। और एंड गेट होता है क्या, नहीं होता है, तो बात खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा 71 का ए, एकदम आसान से, तो टेबल को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 71 का ए। 72 रिले प्रकीर्णन में आपतित प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है, द रिले स्कैटरिंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट वेव इज। तो रिले स्कैटरिंग के लिए क्या कंडीशन होता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज मच लार्जर देन द पार्टिकल साइज, मतलब पार्टिकल का जो डायमीटर होगा उसकी तुलना में उसका वेवलेंथ क्या होगा, मच लार्जर होगा। तो इसमें कण का आयाम से, तो कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कण के आयाम से कम नहीं होता है, कण के आयाम से अधिक होता है, कण के आयाम के बराबर, तो कण के आयाम से क्या होता है, सिंपल सा अधिक होता है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हो गया 72।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन एन चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय, मतलब आई के लिए आपको इक्वेशन दे के रखा है। क्या दे के रखा है? चार्जिंग आरसी सर्किट में विद्युत धारा आई बराबर आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आरसी द्वारा दी जाती है। ठीक है, आई नॉट आर और सी क्या है? स्थिर पैरामीटर है। तो टी समय मतलब टाइम टी के लिए बराबर 0 पर धारा परिवर्तन की दर बताना है। मतलब क्या बताना? द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल्स टू 0 के ऊपर। तो रेट बताना मतलब सिंपल सा आपको डी आई बाई डी टी पूछा जा रहा है, इतना सा आपको करना है। इसके लिए क्या करना है? सिंपल सा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। तो आई जो देके रखा है उसको लिख लेते हैं। आई इक्वल्स टू कितना देके रखा है? आई नॉट ई पे पावर कितना? माइनस टी बाई आर सी। हमको निकालना क्या है? पूछा क्या जा रहा है? रेट पूछा है, डी आई बाई डी टी। लिख लेते हैं सिंपल सा, क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। लिख लिए। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो। थोड़ा सा यदि नहीं समझ में आएगा तो जाके थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ लेना है। ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसे। ठीक है, और याद होगा डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ई पे पावर जो x है वही सी के साथ डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पे ई पे पावर कितना है? माइनस टी बाई आर सी। तो इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं आई नॉट डी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएशन किसके साथ? माइनस टी बाई आर सी के साथ। ठीक है, अब चूंकि इसको नीचे लेके आए तो इसको ऊपर भी रखेंगे, माइनस टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई डी टी। इतनी सी कहानी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा सिंपल सा आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू, इसका डिफरेंशिएशन माइनस है, साइन बाहर ले लेते हैं सबसे पहले, माइनस, और आर सी भी कांस्टेंट है तो माइनस 1 बाई आर सी। ठीक है, और अंदर क्या बच गया? सिंपल सा टी, और टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू, इसको आगे ही कर लेना था ना, इसको अच्छा है तो क्या करते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई आर सी इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। ये रेट निकल गया तो कौन सा हो जाएगा? माइनस, और चलो एक चीज और कहा है कि टी इक्वल्स टू 0 पे, तो टी की वैल्यू 0 एट टी इक्वल्स टू 0, टी की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आई नॉट बाई आर सी इंटू ई पे पावर माइनस 0 बाई आर सी। तो ये पूरा का पूरा टर्म किसी के ऊपर पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसको सिंपल सा लिखते तो क्या लिखते? ये हो जाता माइनस आई नॉट बाई आर सी इंटू 1। तो सिंपल सा माइनस आई नॉट बाई आर सी। ठीक है, तो किसी के ऊपर पावर 0 होगा, 0 बाई आर सी बराबर क्या? 0। ठीक है, माइनस 0 तो होता नहीं है, तो 0 ई पे पावर 0 मतलब 1, तो 1 लिख दिए, बाकी जैसा था वैसा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आई नॉट बाई आर सी। तो आंसर हो जाएगा 73 का सी। ठीक है, डिफरेंशिएशन है, नहीं यदि आपको पता है तो जाके थोड़ा सा देख लीजिए डिफरेंशिएशन। तो 73 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट 74, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज को डिसाइड करता है? तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम को डिसाइड करता है, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, इसको ही बताता है, लेकिन टोटल एंगुलर मोमेंटम को नहीं बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। और टोटल यदि कंप्लीट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 74 का क्या हो जाएगा? ए बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रहा है? इन ए स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंग में क्या होता है? सबसे पहले और द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन सेम फेज। सेम फेज में सारे के सारे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते हैं, ये सिंपल सा कह सकते हैं जो अपने नोड्स पे, ठीक है, और कह सकते हैं एंटी नोड्स पे जो पार्टिकल होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा अपना? बी भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मोर देन वन ऑफ द
एवं। तो सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में नहीं होते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं माध्यम के सभी कण चरण में कंपन करते हैं, एक चरण में कंपन नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंपल सा 75 का बी, सी और डी। नेक्स्ट क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द फॉरवर्ड बायस ऑफ ए डायोड। निम्न से कौन सा डायोड अगर अभिनित इंकित करता है। जैसे डायोड के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड और ये निगेटिव टर्मिनल कैथोड। डायोड कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं किसी पीसी बोर्ड के अंदर। तो अगर मतलब कह सकते हैं सिंपल सा फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब है करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। और एक होता है रिवर्स बायस, ठीक है, उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। तब यहाँ देखते हैं कि भैया किस में कितना किधर से जाएगा। देखो ये 2 वोल्ट का है और ये क्या है 0 वोल्ट। स्वाभाविक है करंट किधर से किधर चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इसमें आराम से इधर से इधर जा सकता है, तो ये सही है, ठीक है। ये है -3 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, -3 0 से छोटा होता है, ठीक है, तो इसमें नहीं जाने वाला है, तो ये फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा, ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। और ये -2 वोल्ट और -3 वोल्ट, तो -2 -3 से क्या है, बड़ा है, तो इसमें भी सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, करंट इसमें आराम से जाएगा ना, -2 वोल्ट बड़ा है -3 वोल्ट से, तो करंट आराम से इधर जाएगा। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। और यदि हम बात करते बी की, तो बी क्या हो जाता अपना, रिवर्स बायस में हो जाता, ठीक है। तो 76 डी। चलिए 77 क्या था, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर डी, विद्युत विस्थापन फैक्टर डी, उसके लिए ये रिलेशन एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत है। विद्युत क्षेत्र को निर्वात में मुक्त आवेश से संबंध किया जाता है, ये भी सही बात है। 77 का अपना ए भी सही है। रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड टू फ्री चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये भी अपना सही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो टोटल इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। अब थोड़ा ये सब पढ़िएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसमें मिलेगा। तो कह सकते हैं 77 का डी। नेक्स्ट क्या है, फॉर ए गिवन डाइलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन अल्फा ई, मतलब किसी दिए गए परावैद्युत के लिए इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवीकरण अल्फा ई क्या होता है। तापमान के साथ बढ़ता है, इंक्रीज विद टेम्परेचर, भैया नहीं बढ़ता है, ये खत्म। डिक्रीज विद टेम्परेचर, नहीं, तापमान के साथ घटता भी नहीं। ये क्या होता है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर से क्या है, इंडिपेंडेंट होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कह रहा है, इफ एन एसी इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी फ्लो थ्रू ए रेसिस्टेंस आर, मतलब एक करंट दिया है एसी के रिस्पेक्ट में, यदि एक एसी विद्युत धारा आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी एक प्रतिरोध आर से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो कह रहा है पावर लॉस डज नॉट टेक्स प्लेस इन आर, भैया आर में तो एसी का पावर लॉस सबसे ज्यादा होता है, तो सिंपल सा क्या कहेंगे, ये तो गलत हो गया। द एवरेज पावर लॉस, फॉर्मूला सही है, ठीक है। पावर लॉस चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, सही बात है, कह सकते हैं बिजली की हानि क्षण क्षण में बदलते रहती है, तो सही बात है। तो 79 का क्या हो जाएगा आंसर, 79 का हो जाएगा डी। बी और सी दोनों सही है, फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये दो पावर लॉस का फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, क्या रहा है, इन ए सिंपल सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस L and resistance R and having a steady value of the current I naught, the rate of increase of current is, रेट पूछा जा रहा है, मतलब फिर से di/dt आपसे पूछा जा रहा है। एक सरल सर्किट में जिसमें प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R होता है और धारा I naught का स्थिर मान होता है, तो धारा की वृद्धि की दर क्या होगी, मतलब di/dt आपसे पूछा जा रहा है। तो जो इक्वेशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट करंट की बात करें, तो ये अपना होता है I naught 1 माइनस e पे पावर माइनस R/L इंटू टी। तो आपको क्या करना है, सिंपल से उसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो I इक्वल्स टू कितना होता है, I naught 1 माइनस e पे पावर माइनस R/L इंटू टी, ब्रैकेट बंद। तो di/dt इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे dy/dt, इसको अंदर लेके चले जाते हैं, I naught माइनस I naught e पे पावर माइनस R/L इंटू टी, इतना लिख सकते हैं। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो 0 माइनस इसका I naught को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, d e पे पावर माइनस R/L इंटू टी डिवाइडेड बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा माइनस I naught, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किससे करना पड़ेगा, माइनस R/L इंटू टी डिवाइडेड बाई डी पे पावर कितना जस्ट समझाए थे, माइनस R/L इंटू टी से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये ऊपर लिख लेंगे साथ में माइनस R/L इंटू टी dt।
अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट ई पे पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इंटू इसका हो जाएगा माइनस आर बाई एल, माइनस माइनस प्लस, तो आई नॉट आर डिवाइडेड बाई एल ई पे पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। लिख लिए इतना। अब किसके लिए, धारा आई नॉट का स्थिर मान होगा जब धारा की वृद्धि की दर, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा t इक्वल्स टू 0 के लिए। तो t इक्वल्स टू 0 के लिए t 0 डालेंगे ई पे पावर 0, मतलब सारा के साथ 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा ये हो जाएगा आई नॉट आर बाई एल, ई पे पावर t बराबर 0, तो ई पे पावर 0, तो पूरा टर्म 0 ऊपर का, तो किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो सिंपल सा लिख सकते हैं। तो क्या सकते हैं, सबसे पहला कह रहा है कांस्टेंट होता है आई नॉट आर बाई एल, सारे के सारे क्या है हमारे कह सकते हैं, और दूसरा कह रहे हैं प्रोपोर्शनल टू आर बाई एल, आर बाई एल के तो प्रोपोर्शनल है, सही बात है। दूसरा प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर, एल बाई आर नहीं है, तो कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 का बी, क्या हो जाएगा आई नॉट बाई आर बाई एल। कांस्टेंट होता तो मतलब क्या होता है, इस टी को नहीं होना था, इसमें टी है तो कांस्टेंट नहीं कहेंगे, तो 80 का क्या हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं डिफरेंशिएशन जाके आप पढ़ लीजिएगा यदि नहीं आता है तो। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो ऑलरेडी आपके ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता चुके हैं कि आपको यदि इच्छा है ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, एक दिन में चाहिएगा तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो क्या लगता है सारे क्वेश्चंस खत्म, नहीं अभी और हैं। चलिए अब कह रहा है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, आप कहोगे ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो जनरल स्टडीज का भी आपका क्वेश्चन है, उसके अंदर भी 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है, इसलिए उसको भी देख लेते हैं। क्या रहा है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 पीस। मान लो एक वायर है अपने पास जिसका रेसिस्टेंस क्या है आर है, ठीक, और इसको 5 पीस में काट लिए, 1 2 3 4 5, तो एक का कितना हो जाएगा आर बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलली आपको इसको कनेक्ट कर देना, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, तो ऐसे ही करके कहां तक 1 बाई आर 5 तक, तो सिंपल सा 1 बाई आर पी की बात करें तो 1 बाई आर बाई 5 प्लस 1 बाई आर बाई 5 प्लस 1 बाई आर बाई 5 प्लस 1 बाई आर बाई 5, 1 2 3 4 अब प्लस 1 बाई आर बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ऊपर चला गया तो 25 बाई आर, 1 बाई आर पी को मान लो हम क्या मान लिए हैं, इसमें कुछ माना है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए आर डैश, तो आर डैश बराबर कितना हो गया आर बाई 25, ठीक है, और आर कितना था वो तो आर था। अब क्या रहा है भैया क्या करना है, आर बाई आर डैश का अनुपात बताइए, तो आर बाई आर डैश, तो आर है और आर डैश कितना है आर बाई 25, तो आर से आर खत्म, कितना बच गया 25, तो आर बाई आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 81 का सी, ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्या रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर इज रेसिस्टेंस 8 ओम ड्रॉन 15 एम्पियर करंट फ्रॉम ए सीरीज मेन टू 2 आवर, ठीक है, व्हाट विल बी रेट एट विच द हीट इज डेवलप इन द हीटर, आपको रेट पूछा जा रहा है हीट जनरेशन का, ठीक है। 8 ओम प्रतिरोधक कोई विद्युत हीटर विद्युत में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर क्या होगी, तो उष्मा की दर पूछा जा रहा है, मतलब आपको क्या पूछा जा रहा है पावर पूछा जा रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 8, 15 का स्क्वायर तो 15 का हो जाएगा 15 गुने 15 225 इंटू 8, ये हो जाएगा 1800 वाट, 225 इंटू 8, आर 8 दिया है और एम्पियर दिया करंट 15 का, तो आंसर क्या हो जाएगा सिंपल सा 1800, तो 1800 इसमें तो कहीं नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दी एबव, ठीक, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, कोर्स वगैरह में ये सब क्वेश्चन खूब सारा बना हुआ है। नेक्स्ट क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड डू यू प्रीफर टू यूज विल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन
डिक्शनरी, मतलब स्मॉल लेटर को आपको रीड करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ती है? किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? तो उसके लिए आपको चाहिए कम फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे 50 सेंटीमीटर काफी बड़ा हो जाता है, 50 सेंटीमीटर उत्तल तो चाहिए लेकिन कम फोकस का चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का अवतल लेंस। अवतल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? उत्तल चाहिए। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी एबव। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यदि यही रहता है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, तो सही हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा 83 का ई। अब 84, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहा ये बनाता है? जो अपना ह्यूमन आई जो बनाता है वो कहां बनाता है? रेटिना पे बनाता है, पते है सबको। तो रेटिना, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, 80 + 4 84 क्वेश्चन। तो यदि आपको मजा आया, सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कह सकते कि 100% आप समझ लो, लेकिन कोशिश करोगे हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा, और जम के तैयारी कीजिए 4.0 के लिए। ये नहीं तो कुछ नहीं वाली कहानी में। ठीक है, मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।